जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम टेस्ट पेपर 14 की। तो देखो, टेस्ट पेपर 14 जो हम बात करेंगे आज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लगातार इसमें बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। आप देखो, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये समझना है, आपको कॉपी पेन ले करके बैठना है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हो। ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सवाल पर हम लोग आते हैं, पहले सवाल पर आते हैं। ये क्या पहला सवाल तो दिख नहीं रहा है? हाँ, पहला सवाल मुझे लग रहा है गायब हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूंगा लास्ट में। सो हम लोग यहाँ पर जिस क्वेश्चन पर हैं, आप देखो, ये एक लेटर सीरीज का सवाल आपको दिख रहा है। तो लेटर सीरीज के सवाल को हम किस तरीके से करते हैं, आप जरा समझिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है वो डी, वो क्या दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है डी, ये ले लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, डी है। उसके बाद क्या है, तो एफ है, फिर आई है, फिर यम है, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आपको मिल रहा है एक्स। उसके बाद क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। सिंपल आपको समझना है कि क्या इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फटाफट आप इनका एक बारी प्लेस वैल्यू जरूर आप देख लो, इनके ऑपोजिट जरूर देख लो। मैं फिलहाल यहाँ पर बताता हूँ कि डी देखो 4 पर होता है, एफ जो है वो 6 पर है, आई आपका 9 पर होता है, यम आपका 13 पर होता है। यम किस पर होगा, 13 पर होगा। और जो एक्स है वो 24 पर होगा। एक्स किस पर होगा, 24 पर होगा, राइट। अभी आप समझो, नंबर में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं तो आप ज़रा समझिएगा। अगर 4 से हमको 6 तक जाना होगा, मतलब हम +2 करेंगे, ठीक है। 6 से अगर हमें 9 जाना है, हम +3 करेंगे। 9 से हमें 13 जाना है तो +4 करेंगे। 13 से हमें क्वेश्चन जो मार्क है यानी आंसर लाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो +5 करेंगे। जैसा कि हमें पता चल रहा है, +2, +3, +4, +5, तो 13 5 कितना हो जाएगा, तो 18 होगा। अब 18 पर कौन सा अक्षर आता है, तो आर आता है। कौन सा आता है, आर। अब ध्यान रखिए, अगर आर से हमें आगे जाना है तो +6 करेंगे। 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया, यानी एक्स। तो आप देखो, आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प 3 यानी आर, राइट। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी पर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके अभी बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए, ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे। देखिए, मैंने लिखा है, और आपको बताना है कि इसके आगे कौन सा अक्षर आएगा, यानी कौन सा लेटर होगा इस श्रृंखला में। मैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से ये बात आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। चलिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए, बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। देखो जी, बिल्कुल, यहां पर देखो, प्लस का कितना हो रहा है, 3, ठीक है। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, आगे 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18। मतलब इसका भी उत्तर मैं क्या लाया हूं, आर ही लाया हूं। तो ध्यान रखिएगा, हम इनकी प्लेस वैल्यू अगर याद रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। हम सब में 3 लेटर आगे जा रहे हैं कुछ उत्तर लाने के लिए, राइट। चलिए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है कि निरक्षरता और शिक्षा। तो अब ध्यान रखिए, निरक्षरता को अगर दूर करना है, ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, शिक्षा, राइट। ठीक उसी तरीके से बाढ़ को अगर रोकना है, यानी निरक्षरता को अगर रोकना है तो आपको शिक्षा की जरूरत होगी, राइट। अगर बाढ़ को रोकना है तो किसकी जरूरत होगी, वर्षा की जरूरत नहीं, पुल की जरूरत नहीं, बांध की जरूरत, जी बिल्कुल, यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, तो बांध की जरूरत आपको
पड़ेगी, राइट। ध्यान रखिएगा ये बहुत, और नदी की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये, जो भी आपके शब्द से रिलेटेड एनालॉगी पूछी जाती है, एनालॉगी है शब्द से रिलेटेड एनालॉगी, तो इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और ध्यान रखिए यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेक्शन में बाधा बनते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, राइट। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करेंगे आप और बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, देखो आप कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है A, फिर लिखा हुआ है C, फिर लिखा हुआ है E, फिर है यहाँ पर V, X, Z, ठीक है। और यहाँ मैंने ये चिन्ह लगा दिया, आगे है F, H और Z। आगे पूछ रहा है कौन सा उत्तर होएगा, राइट। आगे पूछ रहा है कौन सा उत्तर बनेगा। आप सबको इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, अगर इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप ध्यान रखिए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि A1 होता है, C3 है, ये 5 है, राइट, 5। ये आपका 22 है और ये आपका कितना है भाई, तो ये आपका 24 है, ये आपका 26 है, ठीक है। और केवल इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं होनी चाहिए, इनका अपोजिट भी याद होना चाहिए। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। देखो ये है 6, ये है 8 और ये है 10। क्योंकि जब आप इन दोनों को रिलेट कर रहे होंगे तो जब आप नंबर देखेंगे तो आप देखो, जब आपको नंबर दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आप नंबर दिख रहा है ये 1 है, और देखो अगर वो 1 है तो इसमें जो नंबर 22 है, 24 है, 26 है, ये नंबर जो है वो बड़े हैं, इसके एवज में अगर देखोगे तो ये नंबर बहुत बड़े हैं। अगर जब ऐसा आपको दिख जाए, डिफरेंस कितना है ये आप जरा समझो। अगर हम 1 और इस 22 का डिफरेंस लेंगे तो 21 का होगा, या हम 1 और 26 का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का डिफरेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 का। अब आप क्या सोच रहे होंगे, आप समझिएगा यहाँ पर। अब दो चीजें हैं हम यहाँ पर समझेंगे। देखो एक तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्या है, विपरीत हैं। एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, राइट। और उसी तरीके से C का विपरीत X है, E का विपरीत क्या है, V है। तो एक बात और यहाँ पर तय होती है, क्या विपरीत में 25 प्लस होता है, क्या विपरीत में 25 प्लस होता है। अब देखो क्या विपरीत में 25 प्लस होता है, तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 26 में से 1 गया, यानी हम 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 24 आएगा, बताओ आप। 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 24 आएगा। तो भाई 25 और 3 तो 28 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, विपरीत में आप ध्यान रखिए दोनों को जोड़ने पर 27 आता है। कितना आता है, दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, ना कि उनका डिफरेंस 25 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 1 और ये 26, तो 26 और 1 कितना हो गया, 27, ठीक है। 3 और 24, 24 3 कितना हो गया, 27। 5 और 22, 22 5 कितना हो गया, 27। ये कैसे हो रहा है, अपोजिट, ध्यान रखना, अपोजिट का जो सम होता है उसको जोड़ने पर कितना होता है 27। कितना होता है, 27। ये हमने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हमको विपरीत मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि भाई J का विपरीत क्या है, Q है। ये आपको याद होगा तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, विपरीत लाना है, जैसे इन अपोजिट को जोड़ने पर 27 होगा, तो हम 27 में से अगर जिसका भी अपोजिट निकालना है उस लेटर को, यहाँ पर अक्षर लिख देते हैं, उस लेटर को माइनस कर दोगे, उस अक्षर को अगर आप माइनस कर दो तो आपको जो मिलेगा वो आपको ऑपोजिट मिल जाएगा, आपको विपरीत मिल जाएगा। अब कैसे भाई, आप देखो 27 में से 1 गया कितना, 26। 27 में से 3 गया कितना, 24। 27 में से 5 गया कितना, 22। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप समझ लो, 27 में से 10 गया कितना, 17। तो ये 17 पर ही तो होता है। अब देखो वैसे H का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, बट और यस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। तो 27 में से 8 जाएगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है।
वैसे एफ का ऑपोजिट यू होता है, एफ का ऑपोजिट क्या होता है, यू होता है, और एफ का ऑपोजिट यू है तो यू 21 पर है। अब देखो अगर 27 में से 6 गया तो कितना आ गया, 21 आ गया। तो मेरा ये कहना है कि 27 में से किसी भी लेटर को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको विपरीत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको विपरीत जो अक्षर है, विपरीत अक्षर है वो आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या है, QSU, QSU, ये आपका सही उत्तर होगा, QSU। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो ये सवाल अगर आप देखो तो ये किसका है, डायरेक्शन का सवाल है। देखिए इन सवाल को हम कैसे करते हैं। राइट, तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर। राइट, तो आप देखो ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है भाई। ऐसे दक्षिण किधर होता है, नीचे की साइड। अगर जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं, ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, आपके दाहिने साइड में पूरब होगा और आपके बाएं साइड की तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, एक बोर्ड पर इस तरीके से आप देखते हो। ठीक है, एक बोर्ड पर आप इस तरीके से देखते हो। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, उसका फेस किधर है, मैं इसी वाले पे कर देता हूं। उसका फेस है दक्षिण की तरफ, मतलब नीचे की तरफ उसका फेस है। राइट, उसका फेस किधर है, दक्षिण की तरफ है। अब वो कह रहा है कि वह 135 डिग्री घड़ी की, ये घड़ी की कू क्या लिखा हुआ भाई, घड़ी की दिशा होना चाहिए, घड़ी की सुइयों की दिशा की विपरीत। अच्छा ऐसे देखते, घड़ी के, ये हटा दें, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा को हम क्या बोलते हैं, ये है घड़ी के सुई की दिशा। अगर ऐसे चलेगी तो घड़ी के सुई की दिशा है, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज बोले तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। अब ध्यान रखिए, घड़ी के सुई की ये विपरीत दिशा है, अगर ऐसे चलेगी सुई तो ये विपरीत दिशा है। इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को, इसको बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वामावर्त। अब ध्यान रखना, और इसको जो यहाँ पर बोला जा रहा है घड़ी के सुई की दिशा, तो इसी को बोलते हैं घड़ी के सुई की दिशा। मतलब घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है और ये घड़ी के सुई की विपरीत दिशा होती है। घड़ी के सुई की विपरीत दिशा है। कैसी है, विपरीत दिशा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी उसका मुख किधर है, उसका मुख है दक्षिण की ओर। अब वो घूमेगा, किधर घूम रहा है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है, 135 डिग्री। आगे कह रहा है कि पुनः 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 180 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ध्यान रखना भाई, पहले ये किधर गया, पहले गया एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री। इस सवाल को कैसे करते हैं, तो देखो जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, उनका हम डिफरेंस लेंगे, उनका अंतर ले लेते हैं। अंतर में कोई ना कोई तो ज्यादा होगा, इन दोनों में कोई ना कोई तो ज्यादा होगा। अब इसमें हमें ज्यादा कौन दिख रहा है, तो हमको क्लॉकवाइज ज्यादा दिख रहा है। कितना ज्यादा है, तो ध्यान देना यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो ये 45 डिग्री ज्यादा दिख रहा है। 180 में से 135 माइनस कर दो आप, 180 में से कितना माइनस करना है, 35 माइनस करना है, तो 135 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जिस तरफ वो मुख किया हुआ था उससे केवल क्लॉकवाइज में 45 डिग्री ही घूम पाया है। ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज है तो ये 45 डिग्री ही घूम पाया है, यानी अभी उसका मुख कहाँ है, इस तरफ है। ये कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण और पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। अब विकल्प में जाएंगे, दक्षिण पश्चिम जहां होगा वो हमारा उत्तर बन जाएगा, तो ये है दक्षिण पश्चिम और ये हमारा सही उत्तर बनेगा, यानी विकल्प 3 हमारा सही उत्तर है।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और सेशन को आप फटाफट शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ध्यान रखिए ऐसे सवाल आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत ही रिलैक्स होकर के आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। आप ध्यान रखिए जितने भी शॉर्टकट जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हम डिटेल में आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप गलती एग्जाम में तो नहीं करेंगे। अगले सवाल पर हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहा है का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। फिर वहीं पर आ जाते हैं, सवाल देखो वैसे ही बन रहा है तो हमें ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये आपका है उत्तर और ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है और ये आपका पूरब है, तो ये आपका पश्चिम है। अब एक चीज़ यहाँ पर और जुड़ जाती है, वो क्या है आप समझिएगा, इनके बीच में इनकी सब डायरेक्शन होती हैं यानी उप दिशा होती है। तो उप दिशा को जरा समझेंगे, उत्तर पूरब के बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा, उत्तर पूर्व। अब ध्यान रखो ये होगा आपका दक्षिण पूर्व होगा, राइट। ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम होगा। ये क्या है, तो दक्षिण पश्चिम है। ये आपका क्या है, तो उत्तर पश्चिम है। क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा ये, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम होगा। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होगी फिर मैंने ये आपको बता दिया है। इसमें कह रहा है कि खा स्थान से, किस स्थान से भाई, तो खा स्थान से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। देखो जब भी जाता है तो एक पॉइंट से जाता है और 40 मीटर दक्षिण पश्चिम जा रहा है, मतलब दक्षिण पश्चिम तो ये है। तो अब पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट है ये। तो यहां से 40 मीटर जाएगा, कितना जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। और का जो है वो खा स्थान से जा रहा है, तो ये स्थान कौन सा है, खा है। और ये जो जा रहा है वो व्यक्ति का नाम क्या है, का है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ओहो, ये स्थान है, व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। खा स्थान से, का जो है खा स्थान से दक्षिण पश्चिम में 40, तो ये का है, राइट। का जो है वो खा स्थान से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। चलो भाई ठीक है। आगे कह रहे खा स्थान से 40 मीटर दक्षिण पूरब में है। अब यहाँ से 40 मीटर दक्षिण पूरब ये होता है, ठीक है। कितना है, 40 है, तो इसके बिल्कुल इक्वल आ रहा है 40 मीटर दक्षिण पूरब में। तो बताइए ये गा है, ये क्या है, गा है, राइट। तो कह रहे कि बताइए गा स्थान का से किस दिशा में। सिंपल आप समझिएगा कि ये पूरा 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये पूरा कितना बना रहा है, एक राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो बनेगा ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये जो आप बनाओगे ये बिल्कुल सीधा बनेगा। तो का से आप डायरेक्शन देखोगे ना, गा स्थान का से किस दिशा में है, तो आप देखो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पूर्व या पूरब। तो ये गा जो है वो खा से किधर होगा, पूरब में होगा। तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा, सही उत्तर आपका बन जाएगा विकल्प 1, राइट। क्या बनेगा, विकल्प 1 बनेगा, पूरब। यानी का से जो गा है वो पूरब दिशा में होगा। अब दूरी तो पूछा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, या दूरी आप निकालना चाहते हो तो ध्यान रखना पाइथागोरस इसमें यूज करोगे। कैसे यूज करते हैं तो आप समझिएगा, ये पाइथागोरस आप यूज कर लोगे। भाई हमने बताया है आपको कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर और धन, हाँ, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, उसको रूट के अंदर रखना होता है। अब देखो यहाँ पर आप समझिएगा, ये जो सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है पढ़ना ज्ञान। भाई आप पढ़ाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। आप जैसी किताब पढ़ोगे वैसा ज्ञान मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पर ज्ञान जो है, आप पढ़ाई से कोई अज्ञानी नहीं बनता है, ध्यान रखना। उसको ज्ञान तो मिलेगा, बट किस लेवल का ज्ञान मिलेगा, वो जिस तरीके की चीज़ें पढ़ेगा उस तरीके का उसको ज्ञान मिलेगा। चलो वो तो अलग मुद्दा हो गया। पढ़ना ज्ञान, अगर आप पढ़ाई करते हो तो ज्ञान मिलता है। अगर आप कार्य करते हो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप कार्य करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो भाई क्या मिलेगा, क्या परीक्षण मिलेगा, ठीक है, क्या आपको रोजगार मिलेगा, क्या आपको अनुभव मिलेगा, क्या आपको व्यस्तता मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब आप कार्य करते हो ना, जब आप कोई काम करते हो, कोई वर्क करते हो,
तो आपको अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है? एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि हर कार्य को आप रोजगार मान लो या व्यस्तता मान लो या उसका परीक्षण मान लो, राइट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उससे एक अनुभव आपको जरूर मिलेगा। कोई भी आप कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको अनुभव मिलेगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल जो हमें मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वो एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का है। और यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग दी गई है उसमें क्या दिया गया है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो लिखा हुआ मास्टर उसका कोड ये है, फिर लिखा है यहाँ पर लिखा है रेंज, तो उसका भी कोड आगे दिया गया। इसका मतलब ये हमारा पहला हो गया, जिसका पहला ये अगर आप देखो तो ये हमारा जो लिखा गया है ये पहला लेटर का ग्रुप है जिसका कोड यहाँ पर दिया गया। ये आपका दूसरा लेटर का ग्रुप है जिसका कोड यहाँ आगे मिल रहा है आपको, और ये तीसरा लेटर्स का ग्रुप है जिसका कोड आपसे पूछेगा। तो आप सिंपल समझिएगा, जरा मैं यहीं पे डिकोड करना चाहूँगा। अगर हम यम का रिलेशन ओ के साथ ले जाएं तो यम आपका होता है 13 पर, ठीक है, ओ होता है 15 पर। तो कितना लेटर आगे बढ़ोगे आप? तो 2 लेटर, यानी 13 2 कितना हो गया? 15। 13 2 कितना हो गया? 15। अब देखो ये 1 पर है और ये 3 है, तो यहाँ पर भी 2 ही आगे जाएगा, 2 लेटर आगे जाएगा। ये 19 है और ये 21 है, तो यहाँ भी 2 लेटर आगे जाएगा। ये 20 है और ये 22 है, तो यहाँ भी 2 लेटर आगे जाएगा। ये 5 है और ये 7 है, तो यहाँ भी 2 लेटर आगे जाएगा। ये 18 है और ये 20 है, तो यहाँ भी 2 लेटर आ जाएगा। सब कुछ मिला जुला करके हमको पता चला कि 2 हमको प्लस करना है। कितना प्लस करना है? तो 2 प्लस करना है हमको यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या दूसरे में भी ऐसा ही हुआ होगा? तो देखो भाई ये 18 पर होता है, 18 2 20, वहाँ पर टी कितने पर है? 20 पर होता है। तो 1 2 3 हो गया, 14 2 16 हो गया, 7 2 9 हो गया और 5 2 7 हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ भी सभी में प्लस का 2 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है इसमें भी हम सभी में क्या करेंगे? प्लस का 2 करेंगे। कितना करेंगे? +2 करेंगे। सब में +2 करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यम है, +2 करेंगे, 13 2 15 हो गया, 1 2 3 हो गया और 14 2 16 हो गया। और यहाँ पर देखो 1 2 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, 18 2 20 हो गया, ठीक है, 19 2 21 हो गया। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको 19 2 21 हो गया, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना इनकी, या इनका विपरीत याद है ना, तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। आपको वहां पर उनकी प्लेस वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल आप अपने दिमाग में कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है OCP, तो OCP तो हमें बहुत में दिख रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो हमको OCP दिख रहा है, तो OCP यहाँ भी है, OCP यहाँ भी है, OCP यहाँ भी है। बट आगे जो दिया गया है CIG, तो OCP CIG तो इसमें नहीं मिला, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। CIG यहाँ हमको मिल गया और इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा? विकल्प 2 होना चाहिए, OCP CIG TU। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। चलिए भाई फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन को शेयर करिए। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आप देखो, बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर इस सवाल में, और मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आप कर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो मैं चाहता हूँ आप आंसर करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या के बाद, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन करके मुझे बताइए। कह रहा है कि सम संख्या के बाद, क्या कह रहा है? सम संख्या के बाद, देखो सम संख्या के बाद, सम संख्या बोले तो इवन नंबर। कैसे नंबर? इवन नंबर। तो भाई ये कह रहा है सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले कितने 8 हैं? तो सम संख्या के बाद, ठीक है, ये मैं 8 लिख रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट, ये देखो ये मैं 8 लिख रहा हूं।
सम संख्या के बाद, अब देखो ये इसको हम इधर को क्या बोलेंगे, बाद, ये क्या हो गया, बाद, ठीक है, आफ्टर, आफ्टर इवन नंबर, राइट, सम संख्या के बाद। अब विषम संख्या के पहले, अब इधर हम क्या मेंशन करने वाले हैं, हम मेंशन करेंगे विषम संख्या, ठीक है, क्या मेंशन करने वाले हैं, देखो आप, हम मेंशन करने वाले हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या के पहले यानी ऑड नंबर, कौन सा नंबर, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर से पहले, तो भाई इसको हम बोलेंगे पहले, पहले क्या बोलेंगे, पहले, ठीक है, हाँ पहले। तो आप देखो कितने 8 ऐसे हैं जो सम संख्या के बाद और विषम संख्या के पहले पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसे 8 को आपको क्या करना है, बताना है कि कितने 8 होंगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि कितने होंगे, राइट, बताइए कि कितने होंगे यहाँ पर। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि कितने ऐसे 8 होंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर पाएंगे। चलिए बताइए कितने होंगे, चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कितने होंगे। बताइए। चलिए अब जरा चेक करते हैं यहाँ पर कि आखिर होंगे कितने। तो जब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो 8 को आप ढूंढना शुरू करो, किसको, 8 को। तो हमें यहाँ पर 8 मिल रहा है, उसके आसपास वाले हम अक्षर को देखेंगे। क्या 8 के पहले हमको सम संख्या मिल रही है, तो नहीं मिल रही है। क्या इसके बाद हमको विषम संख्या मिल रही है, तो नहीं। इस 8 को हमें नहीं काउंट करना है। देखो इस 8 को ले लो, इसके पहले हमको क्या मिलना चाहिए, सम संख्या, तो यहाँ भी नहीं मिला, तो इसको भी काउंट नहीं करना है। 8 के पहले यहाँ पर सम संख्या मिल रहा है और उसके बाद में विषम संख्या मिल रहा है, तो इसे हमको काउंट करना है। आगे देखोगे ये भी 8 है, तो 8 के पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या है, तो इसको भी हमें काउंट करना है। यहाँ 8 मिल रहा है, उसके पहले सम संख्या नहीं है। आगे हमको 8 मिल रहा है, तो उसके पहले सम संख्या, बाद में विषम संख्या है, तो इसको भी आप काउंट कर लो। आगे 8 मिल रहा है, तो उसके पहले सम संख्या, बाद में विषम संख्या, तो इसको भी काउंट कर लो, ठीक है। और ये वाले 8 के पहले सम संख्या नहीं है, इसके भी पहले सम संख्या हमको नहीं मिल रही है। तो ध्यान रखिए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो हमें सब मिला जुला के कितने मिल रहे हैं, 4 मिल गए हैं। तो यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा बनेगा, विकल्प बनेगा हमारा 4, राइट। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल इस तरीके से बताया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अगले सवाल का यहाँ पर आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। ये कथन एवं पूर्ण धारणा का क्वेश्चन है, ये कथन और पूर्ण धारणा का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई बताइए। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए। देखिए पूर्व धारणा क्या है आप समझिएगा। पूर्व धारणा में आप समझना है कि जो कथन है, जो कथन देने वाला है, वो उस कथन के देने के पीछे उसकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी क्या है, तो वो आपका पूर्व धारणा में आएगा, ठीक है। तो
पूर्व मतलब पहले, धारणा मतलब धारणा तो आप समझते हो, तो उसके पहले की धारणा, स्टेटमेंट जो दे रहा है उसके पहले की उसकी धारणा क्या है उसके पीछे। ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, ये एक पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहा है मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंटों के बिना काम चल ही नहीं सकता। ऊंटों के बिना काम चल ही नहीं सकता। कहाँ की बात कर रहा है? ये मरुस्थल की बात कर रहा है। एक जगह से अगर आप दूसरे जगह जाएंगे तो ऊंटों के बिना काम नहीं चल सकता। तो जरा समझते हैं पूर्व धारणा क्या है। वो कह रहा है कि मरुस्थलों में ऊंट ही आवागमन का सस्ता साधन है। तो बात तो सही है, काम ही नहीं चल सकता, इसका मतलब वो यही सोच रहा है कि भाई ये इसके बिना तो कोई साधन, सस्ता साधन नहीं है। ये बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये एक साधन है, राइट। दूसरे में कह रहा है कि मरुस्थलों में ऊंट ही अधिकता में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल भाई देखो, अगर मरुस्थलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊंटों के बिना काम चल ही नहीं सकता, इसका मतलब वहाँ ऊंट अधिकता में पाए जाते हैं, राइट। ऊंट कैसे पाए जाएंगे? अधिकता में पाए जाते हैं। जैसे आप देखो, आपने देखा होगा कई सारा एरिया ऐसा रहता है जहां केवल वहां पर क्या मिलेगा, तो ऑटो मिलती है, राइट। या मैं बोलूं कि जो आज का इलेक्ट्रिक ऑटो आती है, जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटरी रिक्शा आता है, वो केवल मिलता है, उसके अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। अगर उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है, इसका मतलब वहां ज्यादा क्या होगा, वही होगा, राइट। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों जो पूर्व धारणाएं हैं वो सही हैं, तो दोनों अंतर्निहित हैं। तो यहाँ पर विकल्प 3 आपका सही उत्तर बनेगा। विकल्प 3 में यहाँ पर कह रहा है कि दोनों पूर्व धारणाएं 1 और 2 अंतर्निहित हैं, वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट इस सवाल का आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनेगा। इसमें कह रहा है कि सभी चूहे घंटी हैं। सभी चूहे क्या हैं? घंटी हैं, राइट। फिर कह रहा है कि सभी घंटी कार हैं। सभी घंटी क्या है? कार हैं। अब ये कथन है, जरा हम इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा। वो कह रहा है कि सभी चूहे क्या है भाई? घंटी हैं। सभी चूहे घंटी हैं, ठीक है। कह रहा है कि सभी घंटी कार हैं। सभी घंटी क्या है? कार है। सभी घंटी कार है। अब पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि सभी घंटी चूहे हैं। सभी घंटी चूहे हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सभी चूहे घंटी हैं, ये बात सही है। दूसरे में कह रहा है कि कुछ कार ना तो घंटी हैं, कुछ कार ना तो घंटी हैं और ना ही चूहे हैं, और ना ही चूहे हैं। कुछ कार ना तो घंटी हैं ना ही चूहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि ध्यान रखना, ये जो कार का पार्ट है वो ना तो घंटी है ना ही चूहा है। अभी इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट आंसर नहीं दे रहा हूं, पहले हम तीसरा वाला कंक्लूजन पर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई कार चूहा नहीं है, तो ये बिल्कुल असत्य है। कोई कार चूहा नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है। अब हमें आंसर क्या है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर हम आंसर करते हैं। पहला जो विकल्प कह रहा है केवल निष्कर्ष 1, जो गलत हो जाएगा क्योंकि केवल 1 वाला तो सही है नहीं। दूसरा कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा 3 है अपने पास, ठीक है। कह रहा है केवल निष्कर्ष 2, अभी 2 वाले को तो हमने चेक ही नहीं किया। देखो आप 2 वाले को हमने अभी नहीं देखा है। तीसरे वाले पर हमने कहा कि 2 वाले पर अभी हम देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? केवल निष्कर्ष 3, तो ये भी गलत है। लास्ट वाला कह रहा है कि निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 दोनों, तो 3 वाला तो है ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, वैसे अगर मैं यहां पर कहूं आपसे, मैं यहां पर निष्कर्ष लिख रहा हूं, आप समझिएगा। देखो मैं यहां पर एक निष्कर्ष लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? निष्कर्ष। और निष्कर्ष क्या है, आप जरा इसको समझिएगा। देखो पहला निष्कर्ष मैंने लिखा, वहीं से लिख रहा हूं, कुछ कार
घंटी नहीं है। देखो मैंने लिखा कुछ कार घंटी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, कार का जो ये पार्ट है ना वो घंटी नहीं है, इस पर हम श्योर नहीं है, क्योंकि सिलोगिज्म के अंदर स्टेटमेंट में जो दिया जाता है उसी से हम आंसर करते हैं। बट यहां पर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन, आप नेगेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव वाला तो वैसे भी गलत होता है, नेगेटिव क्या होगा? वैसे भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप देखें तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कहूं कि इफ इट इज पॉसिबल, या मतलब इसकी यह संभावना है कि कुछ कार घंटी नहीं है, ये संभावना की अगर हम बात करेंगे कि संभावना है कि कुछ कार घंटी नहीं है, तब ये पॉइंट क्या हो जाता? सही हो जाता। तो ये अगर इसमें हम संभावना लगा दें, संभावना, तब ये पॉइंट क्या हो जाता? सही। अच्छा, दूसरा मैं कहूं कि कुछ कार चूहा नहीं है, कुछ कार, ध्यान रखिएगा, कुछ कार चूहा नहीं है, कुछ कार चूहा नहीं है। अब कह रहा कि कुछ कार चूहा नहीं है, तो फिर वही बात आ जाती है, तो कार वाले की ये पार्ट चूहा नहीं है, तो इसमें भी अगर हम संभावना लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बट यहाँ पर बात ये भी आती है कि अगर हम पहले वाले में भी संभावना लगाएं तो वो सही हो जाएगा, सभी घंटी चूहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलोगिज्म। बट यहाँ पर हम केवल कथन और निष्कर्ष पर जाएं एक लॉजिकल के पार्ट में, तो ध्यान रखिएगा, और विकल्प के अकॉर्डिंग, तो इसमें कह रहा कि कुछ कार ना तो घंटी है और ना ही चूहा है, कुछ कार ना तो घंटी है और ना ही चूहा है। तो ध्यान रखिएगा, कार का ये जो पार्ट होगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा, वो ना तो घंटी होगा ना ही चूहा होगा। ऐसी एक संभावना है, ऐसी क्या है? एक संभावना है। मतलब ये कि इसमें अगर संभावना होगा तो ये बात क्या होगी? सही होगी। तब हम क्या करेंगे? तब हम विकल्प 2 को क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे। आई होप मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी होगी। फिलहाल इस तरीके से कोई सवाल बनना नहीं चाहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप, मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से दे लोगे, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए। इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे है। तो मेरी बात यहां पर समझिएगा, वर्णमाला में क्या होते हैं भाई? अक्षर होते हैं। अक्षर से मिलकर क्या बनता है? वर्णमाला बनता है, राइट। क्या बनता है? वर्णमाला। आपने अल्फाबेट तो पढ़े होंगे, लेटर तो पढ़े होंगे, राइट। यहां पर कह रहा है हार। हार मतलब ये गले के हार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गले के हार की बात कर रहा है। तो गले के हार में क्या होता है? गले का हार कैसे बनता है? तो ध्यान रखना, वो मोतियों से बनता है। किससे बनेगा? मोती से, उसमें होगा मोती। अब बहुत लोग कहेंगे सोने चांदी से बन जाएगा, ठीक है। वैसे हार तो आप किसी से बना सकते हो, धागे से बना लो, क्या फर्क पड़ता है। बट यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसे आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो आप क्या आंसर करोगे? आप करोगे आंसर मोती, यानी मोतियों की माला बनती है, यानी मोतियों का यहाँ पर हार होगा। ध्यान रखना, सही विकल्प आपका क्या आएगा? मोती आएगा। बहुत ध्यान देना है आपको, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करिए। बताइए कि कह रहा बढ़ई है, आरी है और मिशन है, तो क्या होगा? चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये बात अगर समझ आ जाए कि मिशन क्या है, मिशन क्या है, तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो, मिशन होता है मकान बनाने वाला, ठीक है। मकान बनाने वाला, मकान बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? मिशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मिशन बोलते हैं। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं जो मुझे याद नहीं आ रही है, मकान बनाने वाले को क्या बोलते हैं? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि मकान बनाने वाले को और क्या बोलते हैं। हाँ, आई थिंक राजगीर बोलते हैं इसको, यही शायद बोलते हैं, राजगीर उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मिशन को, मकान बनाने वाले को मिशन बोलते हैं। और उसका जो, अब देखो बढ़ई का ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, आरी, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ई का मिशन का क्या होगा, तो मिशन का देखो हथौड़ा नहीं भाई, ईंट नहीं भाई, फावड़ा नहीं भाई, क्या होगा, करनी होगा। उसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, ध्यान रखना, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा करनी होगा, यानी उसका जो, वो जिससे काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। बढ़ई जिससे काम करेगा वो क्या होगा, आरी होगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपका जो आंसर होगा उसको करनी बोलते हैं। चलिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 था, जिसको करनी बोलते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर, फटाफट आप आंसर करिए और मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो दिया गया है BFH, आगे दिया गया है EJLM, आगे दिया गया है HNP और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। तो मेरी बात आप यहाँ पर समझिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये 2 पर है और ये 5 पर है, तो 2 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। अब 5 है और ये 8 है, तो फिर हम 3 जोड़ देंगे, ये 3 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो 5 3 हो गया 8। मेरा मतलब ये था कि ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, तो 2 3 5 3 8। और आगे भी अगर आप 3 ऐड कर देते हो, सो यहाँ पर क्या आएगा, 8 3 11। तो 11 बोले तो क्या होता है, के होता है। क्या होगा, के होगा। यानी आप ध्यान रखिएगा, के का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में, वो बाएं छोर से कितना होता है, 11 होता है। वही हमने यहाँ पर लिखा है। आगे देखो आपको क्या मिल रहा है, ये 6 है, ये 10 है और ये 14 है। तो आपको क्या मिलेगा, आप ध्यान रखिए, अगर आप 6 से 10 जाओगे तो प्लस का 4 होएगा, ठीक है। और अगर आप 10 से 14 जाओगे तो प्लस का 4 होगा। इसका मतलब है कि अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो भी हमें प्लस 4 करना पड़ेगा। 14 4 18, यानी बनेगा R। तो 18 पर कौन होता है, R होता है। आगे अगर आप देखोगे तो ये 8 है और ये 13 है, 8 है और ये 13 है, और ये आपका कितना है, तो 16 है, ठीक है। ये कितना है, 16 है। तो आगे आपका क्या आना चाहिए, तो अगर आप देखो तो 8 5 13, 8 5 13, 13 और ये तो भाई गड़बड़ लग रहा है, 13 3 16 यहाँ पर आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा, इस प्लेस पर हमारा क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था, मे बी। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, समझिएगा, क्योंकि तभी कॉम्बिनेशन बन पाएगा। अगर ऐसा होता है, यहाँ पर हम n लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, 8 4 12 होगा और 12 4 16 होगा। तब हम आगे 4 जोड़ करके 16 4 क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो यहाँ पर t आएगा, तभी कॉम्बिनेशन बन पाएगा, ठीक है। तब कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसका उत्तर है क्या, KRT। तो बिल्कुल यहाँ पर विकल्प क्या बनेगा, विकल्प 3 बनेगा। तो यहाँ पर एक करेक्शन होगा, यम की जगह पर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, यानी ये 14 होना चाहिए, राइट। तब आप 8 4 14 में कह रहा हूँ, देखो 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12। मैं इसको हटा के 12 ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक मिनट, मैंने वहाँ यम क्यों लिखा था, मैंने लिखा ही यम क्यों था, यहाँ तो यम लिखना ही नहीं था, क्योंकि यल तो यहाँ लिखा हुआ है। देखो आप समझो, आप यल ये 12 है ही, ठीक है। देखो 8 4 12,
12 4 16, 16 4 20, इट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो तीन ही आपका विकल्प 3 ही आपका आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइएगा, अगले सवाल पर आइएगा। ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है। तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बताया है। आप समझिए, बाएं से 18 के बाएं 7वां, बायां बायां दिया है, बायां बोले तो लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 18 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 11। 11 फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं से हमें 11 काउंट करना है इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर पर जाना है और बताना है कि क्या आएगा। 11वें अक्षर पर जाना है तो क्या आएगा। तो यहां देखो, चलो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। 11वें पर आपका क्या आएगा, तो के आएगा। विकल्प में नंबर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, के आएगा, राइट। आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा, के आएगा। हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें के बाएं 7वां, 18 में से 7 गया, कितना आ गया, 11। तो 11वें बाएं से कौन आएगा, अक्षर होगा। तो अक्षर कौन सा होगा, के होगा। आप करेक्ट कर लेना। चलो अगले सवाल पर आते हैं। क्या यही वाला छप गया था, हाँ यही वाला छप गया था, ठीक है, यही वाला छप गया था, कोई बात नहीं। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि भाई Z होगा 52 पर। अब देखो Z 52 पर क्यों है, देखो यहां पर Z 52 पर क्यों है। तो Z इक्वल टू 52, Z इक्वल टू 52, हाउ कैन पॉसिबल। आप यहां पर अगर समझें तो Z की जो प्लेस वैल्यू है, जो स्थान है, वो क्या है, Z का स्थान होता है 26। अगर हम इसका डबल कर दें सो यहां पर क्या आएगा, वो आ जाएगा 52, 52। अब यहां पर ध्यान रखो, आगे मैं ऐसा गेस कर रहा हूं, तो आगे भी कुछ दिया है। क्या दिया है भाई, A है, C है, T है, और इसका दिया है 48। तो आप ध्यान रखो, आपको यहां पर क्या मिलेगा, ये है 1, ये है 3, यहां पर 20। सो हमें वही करना चाहिए, 20 3 23 1 24। अगर 1 + 3 + 20 करेंगे सो यहां पर कितना आ जाएगा, 24। और अगर हम 24 का डबल कर दें देन यू विल गेट 48, राइट। तो यहां पर आपको 48 मिलेगा अगर आप 24 में 2 का गुणा करोगे, राइट। क्या मिल जाएगा आपको, 48। और अगर आपको 48 मिल गया तो अब हम सीधे आंसर की तरफ जाएंगे। तो आंसर के लिए क्या हमें पता करना होगा, लिखा हुआ है BAT। सो B का प्लेस वैल्यू है 2, A का है 1, T का है 20। सो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 2 22 और 1 23, कितना हो गया 23। और 23 का अगर हम डबल कर ले, 23 का गुणा हम 2 से कर ले तो कितना आ जाएगा, तो 46, 46। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। तो यहां पर आपका सही विकल्प कौन है, तो ये विकल्प 2 है, यानी 46 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो ये जो सवाल आपको मिल रहा है ना, ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम है। कैसा वेन डायग्राम आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम। अब देखो ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर आंसर करिएगा और मुझे बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलो भाई बताओ, आप बताओ क्या बनेगा सही उत्तर, ठीक है। बताइए। चलिए मैं शुरुआत कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। देखो इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि पहले ये वाला समझ लो आप। कह रहा है कि अगर त्रिभुज जो दिया है ना वो है स्नातक, वो लिखा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिभुज वाला किसके लिए, स्नातक के लिए। और उसने कहा अगर वर्ग होगा तो वो होगा व्यवसायिक संगठन। तो देखो ये वर्ग है, वो व्यवसायिक संगठन लिख दिया है, तो वेरी गुड। आगे कह रहा है कि वृत्त होगा तो सामाजिक संगठन, तो वृत्त सामाजिक संगठन वो लिख दिया गया है, वेरी गुड। सवाल क्या है, सवाल है कि ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है। अब स्नातक की संख्या कितनी, स्नातक बोले तो ये
इसकी बात कर रहा है जो ट्रायंगल के अंदर है, यानी त्रिभुज के अंदर है। ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यावसायिक संगठन में सदस्य हैं? किसमें? व्यावसायिक संगठन में सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर बताओ भाई, ये 7 होगा या 12 होगा? क्योंकि देखो 7 भी आ रहा है, केवल अगर वो कहे कि केवल ऐसे स्नातक बताइए जो व्यावसायिक संगठन में सदस्य हैं, तो आंसर यू विल गेट 7, राइट। अगर वो कह रहा है कि बताइए कितने ऐसे स्नातक हैं जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं, देन यू विल गेट 7 + 5 = 12, राइट। तब आपको कितना मिलना चाहिए? तब आपको मिलना चाहिए 12। कितना मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए, राइट। अब ये सामाजिक संगठन के सदस्य, ओहो व्यवसायिक नहीं, हाँ व्यवसायिक है, ठीक जा रहे हैं हम यहाँ पर सामाजिक और व्यवसायिक, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर कोई केवल के लिए तो था नहीं, कह रहा है कि स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। अब इसमें आगे ये भी नहीं बोला कि सामाजिक संगठन के सदस्य नहीं होने चाहिए, या ये भी नहीं बोला कि केवल। अब अगर यहां पर केवल शब्द लगाता तो आंसर क्या बनता? अगर वो केवल कहता तो आंसर क्या बनता? 7। अब अगर वो केवल ये बोल रहा है तो अब ये क्या होगा? आंसर होगा 7 + 5 = 12। तो विकल्प में क्या होना चाहिए? विकल्प में होना चाहिए 12। क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो आपका आंसर भी क्या आएगा? 12 आएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका तो आंसर आप कर ही सकते हो। बताइए सही उत्तर क्या होगा। अब ऐसे कह रहा है कि ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। अब भाई देखो इसके अंदर अब सामाजिक संगठन की बात कर रहा है। सामाजिक संगठन में कितने आएंगे? तो ये आएगा जो सर्कल वाला है, तो 6 5 11। अब ये कोई नेगेटिव नहीं बोला, इसलिए 11 होगा। कितना होगा? 11। देख लो कौन कौन, तो 5 और 6। अगर कहता कि केवल ऐसे स्नातक बताइए जो केवल सामाजिक संगठन के सदस्य हैं, तब आपका क्या आता? 6 आता। अगर वो केवल वाला यूज करता तब आपका 6 आता। लेकिन अभी विकल्प कितना बनेगा? विकल्प 3 बनेगा। आपका उत्तर यही है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, आप फटाफट आंसर करो। कह रहा स्नातकों की संख्या कितनी है जो केवल, देखो यहां पर लिख दिया, जो केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। केवल बोला है, उसका आंसर हम लोगों ने पहले किया है। केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं, वो कितना होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि ये 5 को लोगे तो वो सामाजिक संगठन के सदस्य भी है। आपका विकल्प यहाँ पर बन जाएगा, जिसको हमने पहले भी आइडेंटिफाई कर लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये छोटा सी गलती अगर आपने किया तो नंबर कट जाएंगे। आपको लगेगा, आप खुश रहोगे, आपको लगेगा मैंने तो सही किया है, बट सोच लो आप। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है चाय कॉफी पेय पदार्थ। तो देखो चाय एक पेय पदार्थ है, कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, लेकिन क्या चाय और कॉफी में कुछ कॉमन है? क्या चाय कॉफी होती है? क्या कॉफी चाय होती है? बहुत लोग कहेंगे एक ही जैसा तो होता है, दोनों पेय पदार्थ है। नहीं, दोनों पेय पदार्थ है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के पेय पदार्थ हैं, राइट। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि ये सस्ती होती है, ये महंगी होती है। भाई ये भी महंगी होती है, पहले महंगी वाला आप देखो यहाँ पर क्या है। आपका विकल्प 1 बनेगा। एक को हम चाय बनाएंगे, एक को बनाएंगे कॉफी, और ये आपका आ गया पेय पदार्थ, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर कह रहा है कि डॉक्टर रोगी मनुष्य। क्या डॉक्टर जो है वो मनुष्य होता है? बिल्कुल होता है। क्या रोगी भी मनुष्य है? बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पर जानवर भी तो रोगी होता है, बट यहाँ पर डॉक्टर, रोगी और मनुष्य की बात करें तो अब यहाँ पर समझिएगा कि हम क्या बनाएंगे। यहाँ पर भी हम विकल्प 2 ले जाएंगे। इसको हम बनाएंगे मनुष्य, एक बनेगा डॉक्टर, दूसरा बनेगा रोगी। अब आप कहोगे क्या डॉक्टर रोगी नहीं होता है? बड़ा सवाल है, समझो आप। एक बार में वो एक ही रोल ले सकता है। जब वो डॉक्टर होगा तो रोगी नहीं, जब वो रोगी होगा तो डॉक्टर नहीं। मतलब जब वो इलाज करा रहा होगा तब वो रोगी कहलाएगा, जब वो डॉक्टर वाला काम कर रहा होगा तब वो डॉक्टर होगा।
ठीक है, वो डिग्री की बात यहाँ पर नहीं होगी, आप ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर और रोगी को हम अलग अलग रखेंगे इस वेन डायग्राम के अंदर, डॉक्टर और रोगी को हम क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो विकल्प 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोनों मनुष्य ही हैं, दोनों क्या होंगे, मनुष्य होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन मनुष्य से रिलेटेड है तो मनुष्य ही होगा। अगला, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्या बनेगा, बताइए कि यहाँ क्या बनने वाला है। चलिए बताइए, बताइए भाई, बताइए। बताइए। देखिए ये भी कथन निष्कर्ष का सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। कह रहा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी है। युवा क्या है, बहुत महत्वाकांक्षी है। फिर कह रहा है कि बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग कौन लोग हैं, जो बुरे लोग, बहुत सारे बुरे लोग हैं। कौन लोग हैं, बुरे लोग हैं। किसको बिगाड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब कैसे बिगाड़ रहे हैं, ध्यान रखना। अब ऐसे ही देख लो, सिंपल, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, आप देखो उस कंटेंट में। अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कंटेंट डालते हैं जिससे युवा पीढ़ी बिगड़ रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री है, सब देखते रहते हो। हाँ, ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं इससे तो युवा पीढ़ी नहीं बिगड़ रहा है, इससे बन रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। तो ध्यान रखना, हाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे युवा पीढ़ी बिगड़ रहा है। युवा बहुत महत्वाकांक्षी होता है। कैसा होता है, महत्वाकांक्षी। पहला कह रहा है युवाओं को नहीं पता कि किस प्रकार विश्वास किया जाए। अब ध्यान रखो, वो युवा है, उसको तो पता होगा सब, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि धीरे 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 चीज़ों की लत पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट गलत है कि उनको नहीं पता है। सबको सबके बारे में पता है कि क्या क्या चीज़ होता है, क्या सही क्या गलत है। हाँ, हैबिट कैसे लगती है वो नहीं पता। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजहों से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात मैं कहूँ, आप मेरी क्लास देख रहे थे, क्लास देखते देखते आपको लगा कि इसका उत्तर मुझे पहले आ रहा था। आप थोड़ा सा ध्यान रखो, उसको रोक करके आप चले गए शॉर्ट वीडियो पर, और शॉर्ट वीडियो अभी तक आपकी ख़त्म नहीं हुई और जबकि मेरी क्लास ख़त्म होने वाली है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसे बुरे लतों से बच जाएं। तो आप अगर क्लास में हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक आप क्लास में बने रहें। आप ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल अच्छे की तरफ जा रहे होंगे, बुरा लत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यहाँ पर विकल्प 2 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। दूसरा निष्कर्ष सही है तो विकल्प दूसरा भी बिल्कुल सही है। हम इससे सहमत हैं, आप भी इससे सहमत रहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका आप आंसर कर पाएंगे। चलो फटाफट आंसर करो और बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की। ये कह रहा है कि दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की, ये कथन है। दूसरा कह रहा है मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। मशीनीकरण क्या है, बिल्कुल नाकाम रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला, आत्मनिर्भर बनना असंभव है। भाई अभी तक तो नहीं किया है, असंभव कहना थोड़ा सही नहीं होगा, तो इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। मानवीय श्रम ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा, तो ये भी हम इसको भी इससे भी सहमत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, 1 और 2 दोनों से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा आएगा, विकल्प आएगा 4। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है कि फिल्म के 2 कलाकार हैं। फिल्म के कितने कलाकार हैं भाई, 2 कलाकार हैं। अच्छा ठीक है, कह रहा उनमें से एक, अब मैं यहां लिख देता हूं एक दूसरे के पुत्र, एक कौन है, दूसरे के पुत्र के पिता हैं। एक कौन है, दूसरे के पुत्र का पिता है। अब दूसरे के पुत्र का पिता है तो 2 क्या है, तो 2 ध्यान रखना, वो जो है अगर ये पिता है तो वो माता होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो अगर ध्यान रखना इन दोनों का पुत्र एक ही है तो इन दोनों के बीच का संबंध पति पत्नी का है, ठीक है। ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, मैरिड कपल हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा।
पति और पत्नी, विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आइए। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि यदि ए माता है डी की, चलो मैं बना देता हूं, ए माता है किसकी, डी की, ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि बी बेटा नहीं है सी का, बी बेटा नहीं है सी का, ठीक है, बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी, ठीक है, ऐसा हम एक गेस कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल चलो आगे देख लेते हैं। सी पिता है डी का, अच्छा भाई सी पिता है डी का, तो देखो सी पिता है डी का। अब देखो सी पिता भी मैंने इसको स्किप किया है, बी बेटा नहीं है सी का, तो वो मैं अभी स्किप कर रहा हूं। आगे हमें मिल जाएगा डेटा तो हम उसको कंफर्म कर लेंगे कि वो क्या है। सी पिता है डी का, सी पिता है डी का, सी पिता है डी का और डी बेटा, ए माता है किसकी, डी की। इसका मतलब है कि ए और सी विवाहित जोड़े हैं, दे आर मैरिड कपल टू इच, मैरिड कपल। अब यहां पर ध्यान रखना, आगे कह रहा है कि डी बहन है बी की, तो डी बहन है किसकी, बी की, ठीक है भाई, डी बहन है बी की। अब डी बहन है बी की, तो आगे यहां पर ध्यान रखिए बी बेटा नहीं है सी का। अब यहां पर तो क्लियर है कि जो देखो सी है ना वो पिता है किसका, बी का, और अगर बी बेटा नहीं है मतलब क्या है, ये बेटी है, बिल्कुल क्लियर है कि बेटी है, क्या है, बेटी है। अब यहां पर सवाल क्या है, कह रहा है कि ए और बी से, ए का बी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, राइट, मतलब ए का बी से क्या संबंध है। ए जो है ना वो बी की माता है, माता क्या है, माता है, ए जो है वो बी की क्या है, माता है। तो यहां पर विकल्प 1 आपका सही उत्तर होगा, माता यानी मदर, राइट। चलिए भाई अब सेशन को करते हैं खत्म। फटाफट आप सेशन को अगर आपने देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।